अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेओसी। आप देख रहे हैं जोहर्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2024 का आज फर्स्ट लेक्चर है और उसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम इसके अंदर आमतौर पर तो आपने जस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास सुना है, लेकिन हम रिलेटिव मैसेज यानी इसकी टाइप्स कितनी है रिलेटिव मैसेज की, इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इसमें हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करें आज का टॉपिक रिलेटिव मैसेज। अच्छा, अब रिलेटिव मैसेज का मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ही नहीं होता, रिलेटिव मैसेज और भी तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, एटम आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा कि एटम इज सो स्मॉल। जो हमारे पास एटम है ना, एटम इज वेरी स्मॉल। एटम बहुत ही स्मॉल स्पीशी है, वेरी स्मॉल स्पीशी। एटम बहुत स्मॉल है। आपने इसमें देखा, आपने पढ़ा हुआ था कि एक फुल स्टॉप जो हमारी टेक्स्ट बुक का फुल स्टॉप है ना, अभी एक फुल स्टॉप तो मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पे बना देता हूं, ये फुल स्टॉप। ये नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो फुल स्टॉप है उसके अंदर आपने पढ़ा कि राउंड अबाउट 20 लाख यानी 2 मिलियन एटम होते हैं। एक फुल स्टॉप छोटा सा आपकी बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर, उस फुल स्टॉप के 20 लाख हिस्से करो, उसको डिवाइड करो, 20 लाख से डिवाइड करो, एक जो हिस्सा आएगा उसको कहेंगे एटम, उसको कहेंगे एटम। और उसका हमने मैस मेजर करना है। तो क्या इतना आसान है एटम का मैस मेजर करना? यकीनन ये बहुत मुश्किल है। तो हम लोग फिर इसलिए क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस को यूज करते हैं, क्योंकि एक सिंगल एटम का एटॉमिक मैस मेजर नहीं किया जा सकता। अब रिलेटिव एटॉमिक मैस देखो, सबसे पहले ना आपको ये माइंड में रखना है कि ये जो रिलेटिव का मीनिंग क्या है। रिलेटिव, हम आमतौर पर रिलेटिव्स, जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनमें भी तो हम क्या एक रिलेशन बना रहे होते हैं ना, कि ये मेरा कजन है, ये मेरा मामू का बेटा है, ये मेरा चाचू है ना। लेकिन यहाँ देखो, हम एटम को एटम के साथ कंपेयर करेंगे, जहां ना रिलेटिव का मीनिंग है एज कंपेयर्ड विद, एज कंपेयर्ड विद, ठीक है, यानी से मुवाजना करना, से मुवाजना करना। हमने मुवाजना करना है, कंपैरिजन करना है, किसका किसके साथ कंपैरिजन करना है। देखो, हम यहां पर स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन 12। मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद, एज कंपेयर, दो डेफिनेशन बताऊंगा। एज कंपेयर्ड विद वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम से जो कंपेयर करके निकाला जाए। दूसरी डेफिनेशन जो कि ज्यादा एलेबोरेट करेगी इस कंसेप्ट को, वो क्या है, वो कहता है कि एज कंपेयर्ड विद 1/12 of the mass of कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम, एक एटम लेना, उसका 1/12, उसके एक मैस का 1/12 पार्ट लेना है, 12वां हिस्सा, यानी उसके मैस को 12 पे डिवाइड करना, जो एक हिस्सा उसके साथ कंपेयर करके जो निकाला जाएगा। ये क्या कह रहा है, जरा सुनो बच्चों गौर से। ये आपके पास एक एटम है कार्बन 12 का, लेट्स से कि ये एक एटम है, इसके मैं 12 पार्ट कर देता हूं। देखो, एक, ये 4 हो गए ना, ये 6 हो गए, 8, ये 10 और 2 12। अब देखो, इसमें से जो एक पार्ट है ना, एक पार्ट, उसके साथ कंपैरिजन करना है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। मसलन देखो, मैं इसको समझाने के लिए, ये मेरे पास एक फिजिकल बैलेंस है जिसको आप तराजू कहते हो। फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस है, तराजू है, इसके दो पलड़े होते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर एक साइड पे हम कोई भी चीज ले लेते हैं जिसको मेजर करनी है, और दूसरी साइड पे स्टैंडर्ड ले लेते हो, 1 किलो का बाट होता है, 2 किलो का, 5 किलो का, जो भी। अब देखो, यहाँ हमने 1/12 ऑफ द मैस ऑफ वन कार्बन 12 एटम लेना है।
तो वो उसको ना, उसको बेसिकली एक AMU कहते हैं, एक AMU। तो यहां मैं रखूंगा एक AMU और यहां पर मैं कोई एलिमेंट रखूंगा। जैसे मैं लेट से ले लेता हूं हाइड्रोजन, लेट से कि ये हाइड्रोजन ले लेता हूं। मैं देखूंगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे ना, तो मैं यहां से ये कहूंगा कि हाइड्रोजन का जो मास है ना, वो एक AMU के ही बराबर है, एक AMU के ही इक्वल है। अच्छा ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा हम वन बाय वन तमाम एलिमेंट ले सकते हो, जो मर्जी ले लो। लेट से मैं लिथियम ले लेता हूं, ये मेरे पास आ गया लिथियम। तो मुझे यहाँ पर ना, मुझे कम से कम ये जब मैं 7 AMU रखता ना, सेवन सेवन AMU रखता हूँ, तो पता चलता है कि इक्वल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि लिथियम का जो मास है ना, वो है 7 AMU, 7 AMU। अच्छा ठीक है, अगर मैग्नीशियम का फाइंड करना हो तो इधर मैग्नीशियम लिखो। जब मैग्नीशियम लिखोगे इधर स्टूडेंट्स, तो यहाँ 24 AMU आपको लेने पड़ेंगे। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि मैग्नीशियम का मास 24 AMU है। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 AMU है। आप सोच रहे होंगे कि यहां सर ने कहा कि एक एटम जो है वो उसका मास मेजर नहीं किया जा सकता। हम एक एटम का भी 12वां हिस्सा ले रहे हैं और फिर उसको हम कैसे उठा उठाकर यहां रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हकीकत कुछ और है। आपको पता है कि इसको हम इस तरह तो कैलकुलेट नहीं करते, ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की आ गई डेफिनेशन। अब आपको ये कुछ बातें याद रखनी है। बातें क्या याद रखनी है? इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए इसको कैलकुलेट किया जाता है, कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके। ये ग्राफिकल डाटा होता है, ग्राफिकली एक आप कह लो कि स्टेटिस्टिकल डाटा होता है। तो एक तो इसको हम क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड फ्रॉम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, कैलकुलेटेड ऑन कार्बन स्केल, एज कार्बन स्केल पर कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स, कार्बन स्केल पर। ये जो कार्बन है, ये वाली का ये जो स्केल है स्टूडेंट्स, ये स्केल ना बेसिकली होते हैं हमारे पास। एक तो ये हाइड्रोजन स्केल होता है ना, हाइड्रोजन स्केल, जिसके ऊपर हम हाइड्रोजन प्रोटियम जो होता है ना, हाइड्रोजन 1, इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। एक तो ये है। दूसरा हमारे पास है जो इस्तेमाल होता था पहले, वो ऑक्सीजन था, उसको ऑक्सीजन स्केल कहते थे। और अब हमारे पास कार्बन 12 स्टैंडर्ड के तौर पर यूज होता है, तो इसको कार्बन स्केल कहते हैं। अच्छा, कार्बन स्केल पर इसको कैलकुलेट किया जाता है कैसे? आप क्या करते हो, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करना हो, तो आप क्या करें, आप ऐसे करें कि मैस ऑफ वन एटम वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट ले लो, जो भी इधर एलिमेंट है ना, ऑफ द एलिमेंट ले लो, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट के एक एटम का मास लो, उसको आपने किसके साथ डिवाइड करना है, एक AMU के साथ, यानी 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। मैं इसको लिखूंगा 1/12 इंटू द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इस तरह से बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल में ना, लेट से कि आपके पास ना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। अब जो मैग्नीशियम है, देखो ये कैसे कि हम इसका अगर रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है भला, वो तो होता है 24 AMU, 24 AMU। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ गया 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, वो होता है 12। तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, ये AMU भी होगा,
तो AMU से AMU भी कैंसिल हुआ, यहां पर ऊपर क्या बच गया, जस्ट 24 बच गया। यूनिट क्या आएगा, कोई यूनिट नहीं, AMU से AMU कैंसिल हो गया। इस तरह से आप इसको कंपेयर करके निकालते हो। अब देखो इसके यूनिट क्या है, ठीक है, इसके यूनिट मैं आपको बता दूं कि यहां से तो पता चलता है ना, AMU से AMU कट गया तो आप कहोगे नो यूनिट। क्या है बच्चों, नो यूनिट, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्यों है जी, क्योंकि ये एक रेशियो है। आप देखो ये रेशियो है स्टूडेंट्स, रेशियो क्या होती है, ये होता है रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। क्या होती है, रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो वो यूनिट कैंसिल हो गए, अब कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है, इट शुड नॉट हैव एनी यूनिट। दूसरी बात ये है कि ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा या एटॉमिक मास क्या होगा, ये दूसरी बात याद रखनी है आपने। एक तो ये, दूसरी बात ये है SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास पता कितना होगा, ये स्टूडेंट्स, ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा kg, किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास होगा kg। तो इसको ग्राम में भी और मिलीग्राम में भी ले सकते हो, लेकिन kg ये आपने याद रखना है। हमारी बुक में तो लिखा हुआ है कि AMU इसका यूनिट है, बट जो रिसेंट डाटा उसके अकॉर्डिंग जो है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं है। हम AMU के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, MCQs पूछता हूं स्टूडेंट्स। MCQs क्या है, कहता है टेकिंग 1/6 पार्ट इंस्टेड ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ कार्बन 12, देन न्यूमेरिकली द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी, कितना होगा। कहता है कि 1/12 की बजाय 1/12 की बजाय 1/6 पार्ट लिया जाए अगर कार्बन 12 का, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, यानी डबल होगा, हाफ होगा, अनचेंज्ड, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। या कहते हैं कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये मेरे पास अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा ऑप्शंस है, तो बताएं क्या आंसर होगा, कमेंट करें, कमेंट करें क्या आंसर होगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा कर लिया होगा आपने, मैं बताता हूं आपको। देखो हम ना यहाँ मैग्नीशियम की ही एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम की ही एग्जांपल। तो ये मेरे पास ना मैग्नीशियम का जो मास है ऊपर क्या है जी 24, ठीक है 24, नीचे क्या है 1/12 की बजाय आपने लेना है 1/6 इंटू 12, तो 6 से 6 2 आर 12 और 2 12 आर 24, तो ये 12 आंसर आ गया। तो बताओ भी 24 का हाफ क्या हो गया 12, तो हम क्या कहेंगे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हाफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएगा। अब इस तरह ना आपको ये भी पूछ सकता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम व्हेन 1/6 इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12, तो फिर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 12 हो जाएगा, 24 का हाफ हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी पूछ लेता है कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज करेगा, 1 मोल का इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा, या कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इस तरह करके। तो आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा कैसे कैलकुलेट करते हो। अच्छा अब एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स जो होती हैं इसमें देखो, पहली बात तो ये है कि एग्जाम्पल तो 118 एलिमेंट है, आप सबकी लिख सकते हो, लेकिन जो कुछ बुक्स में पीटीबी के अंदर ना, ये पीटीबी का टेबल 1.1 है, टेबल 1.1, इसमें से एमसीक्यूज आया हुआ 2022 में ना, पीएमसी ने कुछ क्वेश्चन पूछे, वो मैं आपसे पूछता हूँ। पहले ना मैं इनकी एग्जाम्पल आपको दे दूं। देखो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1.008 AMU, 1.008 AMU। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है जी 15.9994 AMU। यहां मैंने जो टेबल है ना इसमें ये एलिमेंट लिया, ये रिलेटिव एटॉमिक मास ले लिया उसका, एलिमेंट और रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा ऑक्सीजन का तो ये हो गया। नियोन का कितना, नियोन का 20.1797 है,
जिसको राउंड ऑफ करके आप 20.18 AMU कहते हो। अच्छा, अब ये जो है ना, इसके अलावा क्लोरीन क्या देखो, क्लोरीन जो आ जाए, क्लोरीन का होता है 35.453, कॉपर का 63.546, यूरेनियम का होता है 238, ठीक है, ये होता है 238.0289 AMU। अब ये हमारे पास जो है ना रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स आ गई, तो ये अब नहीं आ रही। अब क्वेश्चन क्या आया हुआ है लास्ट टाइम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो इसके मैं ऑप्शन यहां लिख लेता हूं, लेट से ये अल्फा ऑप्शन आ गया, अल्फा ऑप्शन है जी 63.56 और बीटा ऑप्शन है लेट से 63.456 और चार्ली ऑप्शन है 63.55 AMU और डेल्टा ऑप्शन है लेट से 63.645। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। क्या कहता है क्वेश्चन, ये ऑप्शन आगे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना होगा, बताओ भी, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना होगा। अब इनमें से राइट ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, 63.546 इसके मुताबिक, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो है टेबल में 63.546 है, यहां पर कोई भी नहीं। लेकिन इसको अगर हम राउंड ऑफ करें ना, ये 6 इसमें ऐड कर दें तो 63.55, 63.55 ये ऑप्शन, ये पीएमसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो अब ये टेबल इसको रिमेंबर करेंगे। मैं आपको ना साथ कहूंगा कि ये साथ आपको एक टेबल नजर आ रहा है, आप ना फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट यानी एटम, एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के भी रिलेटिव मैसेज याद कर लो। वो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5.4858 इंटू 10⁻⁻⁴ AMU। और साथ आप ये देखो कि यहाँ पर आपको जो है प्रोटॉन का कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन का है जी 1.0073 AMU और न्यूट्रॉन का 1.0087 AMU। तो ये आप लोग याद कर लेंगे साथ ही साथ। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमने कार्बन को ही स्टैंडर्ड क्यों बनाया, तो या फिर कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड क्यों बनाया। तो सबसे पहले बात तो मैंने आपको ये बताया था ना बच्चों कि हमारे पास स्केल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन स्केल, फिर ऑक्सीजन स्केल भी यूज होता था। यहाँ पर ये 1/12 है ना, अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो यहाँ वन आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर वो भी 1 नहीं है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है। और अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो 1/16 इंटू 16, वो ये उस तरह ऑक्सीजन से भी कंपेयर करते थे। लेकिन क्योंकि उनके जो मैसेज हैं, आप वो देखो फ्रैक्शन के अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर, ऑक्सीजन का भी फ्रैक्शन के अंदर, और वो गैसेस भी हैं, उनको हैंडल करना भी उसी तरह से। अच्छा, अब वो कई उसमें रीजन आ जाएंगी, तो हम ना अब कार्बन के ऊपर जो है ना इसको स्टैंडर्ड लेते हैं। अब सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों नहीं, वो बता दिया कि उनके फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज हैं। तो कार्बन क्यों, कार्बन क्यों, तो कार्बन के बारे में कुछ बातें याद रखो कि क्यों हम कार्बन को लेते हैं। कार्बन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और इट रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड बनाता है। एक दूसरी तीसरी बात इसमें बच्चों ये देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर 40,000 टाइम्स ग्रेटर देन अदर एलिमेंट्स देन द कंपाउंड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनसे ये 40,000 गुना ज्यादा इनके इसके कंपाउंड है कार्बन के। The only element on the earth that has same relative atomic mass and average atomic mass। इसका relative atomic mass और average atomic mass क्या होता है, सेम होता है।
तो ये वजह है कि हम कार्बन को प्रेफर करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बजाय। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये माइंड में आता है कि वाई कार्बन 12 ही क्यों? ठीक है, यानी कार्बन के 3 आइसोटोप है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन 12 ही क्यों? तो ये देखिएगा इसका आंसर क्या है। मैं आपसे कहूंगा कि इसके लिए आप एक काम करें, आप कार्बन का एक सैंपल ले लें, कार्बन का एक ऐसा सैंपल लें जिसके अंदर कार्बन के 100 एटम हो, 100 एटम हो, 100 एटम, ठीक है, तो 100 एटम ले लिया आपने। अब आप इन एटम्स को ना, ये कार्बन के 100 एटम आ गए जी, आप इन सब एटम्स को स्टडी करो, आप स्टडी करो ना इन 100 एटम्स को। अगर आप स्टडी करते हो तो क्या क्या ये सारे एटम एक जैसे होंगे? अगर आप इनको स्टडी करो तो ये एटम एक जैसे नहीं होंगे। इसमें आप देखोगे कि 3 तरह के एटम होंगे। एक तो आपके पास होगा कार्बन 12, कुछ एटम इस तरह के होंगे, कुछ एटम होंगे जी कार्बन 13, और कुछ एटम बच्चों होंगे कार्बन 14। देखो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, एक जैसे होते हैं, लेकिन सोडे ने जब कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप दिया तो एक एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। इन सब का एटॉमिक नंबर 666 है, यानी सेम है। मास नंबर 12, 13, 14 डिफरेंट है। अब आप काउंट करो कि ये कितने कितने परसेंट है। देखो इसमें से ना, ये आपको आप हमारी बुक के मुताबिक इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी है? वो है 98.893%, ये वाला। और ये जो कार्बन 13 है ये कितने परसेंट है? ये 1.107% है, ये रिलेटिव अबंडेंस इसकी आगे। और कार्बन 14 हमारी बुक में नहीं बताया, ये वैसे 100 पूरा हो गया, लेकिन ये कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻10%, बहुत कम परसेंटेज है ना, ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। तो अब ये जो रिलेटिव अबंडेंस है इसकी, ये जो रिलेटिव अबंडेंस है ना स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा पाया जाएगा। और ये रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन रिएक्टिविटी के इनवर्सली। अच्छा ठीक है, तो यहां से क्या फिर आइडिया मिलता है आपको? यहां से हाई रिलेटिव कार्बन 12 जो है ना, इन तीनों में से कार्बन 12 जो है हाई रिलेटिव अबंडेंस है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, इसकी ना हाई स्टेबिलिटी है, यानी ग्रेटर स्टेबिलिटी है, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिलेटिव अबंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या इससे ये ना रिएक्टिविटी इसकी कम है, कम से मुराद क्या, बहुत कम है नहीं, मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। एक तो ये इसकी बात आ गई ना इसमें। फिर आप ये बताओगे इसमें कि जो है ना ये इसका नॉन फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल से मुराद है स्टूडेंट्स, नॉन फ्रैक्शनल यानी आप कह लो कि होल नंबर इसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, नॉन फ्रैक्शनल रिलेटिव वो पता कितना, वो है जी 12.000004 AMU। तो ये तकरीबन आप कह लो कि होल नंबर है, यानी देखो आफ्टर डेसिमल के पॉइंट के बाद भी 4 प्लेसेस तक देखो इसमें कोई फ्रैक्शन कोई नंबर नहीं आ रहा, होल नंबर है। तो ये रीजन है। और भी बातें लिख सकते हो कि कार्बन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो पहले भी बताया आपको, यहाँ भी आ जाए। तो ये वजह है कि हम कार्बन 12 को यूज करते हैं और कार्बन को यूज करते हैं। अब इसका एएमयू की तरफ चलते हैं कि एक एएमयू क्या होता है, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स एएमयू 1 AMU क्या होता है? अब जो 1 AMU है ना, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि यूनिट यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने तो आपको बताया ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी बुक में लिखा है कि यूनिट यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम इसको फर्दर देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक एमयू की डेफिनेशन वो है जी 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट। कैसे? ये देखो
हमारे पास कार्बन 12 का, लेट से कि ये एक एटम है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये कार्बन 12 का एक एटम है। आप इसके 12 पार्ट करें, कैसे करोगे? ये ये आ गया हमारे पास, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ठीक है, ये 8 हो गए, ये 10 और 2 12। अब एक एटम के 12 हिस्से किए, उसमें से जो उसके मैस का जो एक हिस्सा है ना, यानी 12 के आपने 12 पार्ट करे तो 1 + 1 यानी टोटल 12 हो जाएगा ना। वो 1/12 इसको कहते हैं एक एएमयू, इसको कहते हैं एक एएमयू। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एएमयू है, एक एएमयू ये किसके बराबर है? 1 एएमयू इज इक्वल टू, स्टूडेंट, ये बराबर है जी मैस ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लेना है आपने, और इसको आपने 12 पे डिवाइड करना है, इसके 12 हिस्से करने हैं, उसमें से जो एक हिस्सा आएगा वो एक एएमयू है। इसके बारे में और भी बातें याद रखो। इट इज द एवरेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्ट मैस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेस्ट मैस है ना, यानी मैस ऑफ प्रोटॉन है प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन है, इनका एवरेज लेना है, यानी हमने दोनों का मैस को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ये इन दोनों का एवरेज है। एक एएमयू इसके भी बराबर है। वो आप ये भी कहते हो कि एक एएमयू जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन के मैस के बराबर है, या एक न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मैस ज्यादा होता है प्रोटॉन से। एक एएमयू इज आल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन, जिसको 1 डीए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 एवोग्राम। एवोग्राम क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इन ग्राम। ये देखो, एवोगैड्रोस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है आपने, 1/Na इन ग्राम। ये हमारे पास, ये इसको एक एवोग्राम कहते हैं। दिस इज 1 एवोग्राम, ये 1 एवोग्राम। तो एक एएमयू को एक डाल्टन भी कहते हैं, एक एवोग्राम भी कहते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों कहते हैं। अच्छा, वैल्यू क्या है इसकी? इसकी जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स एक एएमयू की, वो है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये ग्राम के अंदर है, ठीक है। अगर आपने इसको केजी में लेकर जाना है तो वो कैसे होगा? केजी में इसका बनेगा 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम यानी केजी, या फिर मिलीग्राम में 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। स्टूडेंट्स इसमें ना ये बड़े यूनिट में गए हो तो आपको डिवाइड करना है। मैं आपको ये बता दूं, आप ग्राम से ना, जब आप 1 ग्राम यानी ग्राम से आप किस में जाते हो, लेट से कि आप ना ग्राम से जाना चाहते हो केजी में, केजी में जाना चाहते हो, या ग्राम से जाना चाहते हो मिलीग्राम में। तो जब भी बड़े यूनिट में जाओगे ना तो डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, और जब भी छोटे यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। किससे? इनमें ना 1000 का फर्क है ना, तो 10 की पावर 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, और इधर 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देना केजी में जाते वक्त। 10 की पावर 3 से डिवाइड करो, ऊपर जाके पावर -3 जो है ना वो हो जाएगी, तो ये -24 और -3 -27, और यहाँ इस तरह से, सॉरी, ये -21 मिलीग्राम बनेगा, -21 मिलीग्राम, ठीक है, -21 मिलीग्राम में आ जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास, तो ये है जी एक एएमयू। अब हम प्रूफ करते हैं एक एएमयू को प्रूफ कैसे करोगे। एक एएमयू को प्रूफ इस तरह से करोगे, देखो हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। वो पता कितना उसका मैस होगा? 1 मोल है तो 1 मोल का 12 ग्राम होगा, 1 मोल कार्बन एटम का। अच्छा, अगर ये 1 कार्बन 12 एटम हो, 1 कार्बन 12 एटम हो, तो इसका मैस कितना होगा? इसका देखो, ये एवोगैड्रोस नंबर उधर जाके डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ना। तो ये देखो ये क्या बना, 6.02 इंटू 10⁻23, ये 23 आ गया, ठीक है, इन ग्राम। अब क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है 12 ग्राम अवर? ये जो एवोगैड्रोस नंबर है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। अच्छा, अगर हम इसको एक एटम का मैस इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट, कार्बन के एक एटम का मैस
93 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये कार्बन के एक एटम का मास है। हमने चूंकि एक एएमयू निकालना है, एक एएमयू के लिए आप इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो ये 1, इसको आप 12 से डिवाइड करो, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का आप क्या करो, एक एटम ले लो, 1 कार्बन एटम उसका। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 12 से, तो इधर भी 12 से डिवाइड करोगे, इधर बटे में जब 12 आएगा ना, वो उससे कट जाएगा। जब ये कटेगा तो ये 1/1/6.02 टू 10⁻23 इन ग्राम्स आ जाएगा। और अब ये फिर ये इधर से भी 12 वो कटा ना, तो क्या बचा 1/n। इस तरह चाहे इसको आप लिख लो, एक ही बात है, इन ग्राम्स। तो ये इसको जब 12 पे डिवाइड करोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये इसको कहते हैं एक एएमयू, ये एक एएमयू है। और ये देखो, ये एवोग्राम आ जाएगा या ये एवोग्राम आ जाएगा, ये एक एवोग्राम है या एक डाल्टन है या एक एएमयू है। दिस इज 1 एएमयू। तो पता चला कि जो एक एएमयू है ना, वो बराबर होता है 1/Na इन ग्राम, एक एवोग्राम के, या ये बराबर होता है एक डाल्टन के, एक डाल्टन के। ठीक है, एक डाल्टन के भी बराबर होता है स्टूडेंट्स। आप ये देखो, एक डाल्टन के, ठीक है, या इसको इस तरह कह लो, या ये बराबर होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। केजी में भी ले लो, मिलीग्राम में भी ले लो, तो एक एएमयू इसके बराबर होता है। ये हमारे पास प्रूफ आ गया एक एएमयू का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ मेरे एक माइंड में यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स। एक एटम का मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे एक एटम का मास? एक एटम का मास, ये देखो, ये कार्बन के एक एटम का मास है, ये ऊपर कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, नीचे एवोगैड्रोस नंबर है। देखो यहाँ से ये पता चलता है कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम अगर हमने निकालना हो तो वो कैसे निकलता है भला? वो निकलता है जी, ऊपर एटॉमिक मास है कार्बन का, जैसे कोई भी एलिमेंट होगा, तो ऊपर है जी रिलेटिव एटॉमिक मास, नीचे है जी एवोगैड्रोस नंबर इन ग्राम, ऐसे निकल आएगा। अच्छा, ये तो एटम का है ना, अगर ये इस तरह से हो, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का अगर हमने मास निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? वो इस तरह से निकलेगा, देखो ये आ जाएगा जी मॉलिक्यूलर में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अवर एवोगैड्रोस नंबर इन ग्राम, ये आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास ना अल्फा ऑप्शन है, लेट से 3 इंटू 10⁻⁻26 kg, और बीटा ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻⁻25 kg, चार्ली ऑप्शन है 1.5 इंटू 10⁻⁻26 ग्राम, या डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा लेट से 2.5 इंटू 10⁻⁻माइनस लेट से आप 26 ले, 25 kg ले लेते, ये ले। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। मेरा क्वेश्चन है मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के एक मोलिक्यूल का मास क्या होगा? तो फार्मूला लगाओ। पानी का जो देखो हमने निकालना है ना, तो पानी का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वो कितना होता है? 18 AMU। और नीचे एवोगैड्रोस नंबर वो 6.02 है, मैं उसको राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ, राउंड ऑफ करके मैं 6 ही लिख देता हूँ 6.02 को, ठीक है, इन ग्राम, साथ इधर ग्राम आ जाएगा। अब देखो यहाँ देखो 6 1s आर 6 3s आर, तो ये 3 आ गया, और ये ऊपर जाके पावर बन जाएगी -23, और ये ग्राम में चले गया। अच्छा, अब ये केजी में ले जाओ, इसको बड़े यूनिट में जाना तो डिवाइड करो, तो 10 की पावर 3 से डिवाइड करो, ऊपर जाके 10⁻⁻26 kg हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? अल्फा ऑप्शन। तो इसका मतलब ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं
रिलेटिव एटॉमिक यानी एक मॉलिक्यूल का मास या एक एटम का मास फाइंड करने के लिए आपको कार्बन का पूछे तो 12 को एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, आपको मैग्नीशियम का पूछे तो 24 को एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो। इस तरह से आप एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन पूछे हुए एमडी कैट में, तो आप लोग इसको देखें। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रिलेटिव मैसेज की टाइप्स कितनी तरह के रिलेटिव मैसेज होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेटिव मैसेज। रिलेटिव मैसेज की जो टाइप्स हैं, रिलेटिव मैसेज तो ये 4 तरह के होते हैं। ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक तो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव आइसोटोपिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये किस लिए यूज होता है? एलिमेंट के लिए। रिलेटिव आइसोटोपिक मास है किस लिए यूज होता है? आइसोटोप के लिए कह लो या आप ये कह लो कि एटम के लिए, क्योंकि आइसोटोप क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का वो एटम होता है, ठीक है, एटम ही होता है। तो एटम के लिए या आइसोटोप के लिए। मॉलिक्यूलर मास ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के लिए भी यूज होता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब सिंपल कह लो मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक एटॉमिक सॉरी एलिमेंटल मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड मॉलिक्यूल। एलिमेंटल मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे O2 है, ठीक है, और F2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया। अब इसका देखो यहाँ पर ये होता है 32 AMU, ये इसकी हमारे पास एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। और कंपाउंड मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम हो, जैसे कि ये वाटर है मेरे पास, वाटर देख लें। ये जो रिलेटिव फॉर्मूला मास है ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, जैसे कि मेरे पास है NaCl, ठीक है। एटम आइसोटोप के लिए मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, या मेरे पास क्लोरीन है। मैं इनकी आपको ना एग्जांपल देता हूँ। एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, जैसे हाइड्रोजन ही ले लो। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 AMU है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो कितना होता है? 35.5 AMU। 453 आपने पढ़ा हुआ ना, तो ये आ जाएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन का प्रोटियम हाइड्रोजन 1, और ड्यूटेरियम जो होता है वो हाइड्रोजन 2 होता है, और ट्रीटियम जो होता है वो 3 उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास है। अच्छा, इसी तरह क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप है, कौन कौन से? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये 2 आइसोटोप आ जाएंगे। और स्टूडेंट ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में एलिमेंटल मॉलिक्यूल जो है ना वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का 32 AMU, और भी Cl2, F2, N2, O3, P4, एसिड, कितने भी। कंपाउंड मॉलिक्यूल में वाटर है, वाटर का कितना होता है? 18 AMU, ये आ गया हमारे पास वाटर का। और इसी तरह आपके पास देखो NaCl का कितना बनता है? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो कितना हुआ? 58.5 AMU, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है 12, और इसका कैल्शियम का 40 और कार्बन का 12 होता है, और ये 16 होता है, 16 3 48, टोटल ना ये 100 AMU बन जाएगा, 100 AMU। अब ना इसमें देखना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन ये मेरे पास है जी, अल्फा ऑप्शन, ये बीटा ऑप्शन, ये चार्ली ऑप्शन, और ये डेल्टा ऑप्शन। मैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछता हूँ? पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता या हमेशा होल नंबर होता है? तो अब यहाँ देखो कौन सा है जो हमेशा होल नंबर है, तो आपको नजर आ रहा होगा रिलेटिव आइसोटोपिक मास 1 2 3 है, वो 35 37। तो इसका आंसर क्या होगा फिर भला? इसका आंसर क्या हो गया? बीटा ऑप्शन, ये इसका आंसर आ गया जी, बीटा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग term which of the following term used for chlorine 35.5 AMU, क्लोरीन 35.5 AMU के लिए कौन सी टर्म यूज होगी? तो आप देखो ये हमारे पास रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी इसका इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या आ गया? अल्फा ऑप्शन। तो इस तरह से ये इनमें से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है।
स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, तो ये क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या, इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। कहता है मास ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम रिलेटिव abundance of isotopes ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस दी गई है ना, वहां से कैलकुलेट किया जाता है। और कहां से? कैलकुलेटेड फ्रॉम रिलेटिव अबंडेंस एंड रिलेटिव आइसोटोपिक मास, रिलेटिव आइसोटोपिक masses ऑफ आइसोटोप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट का वो मास जो के रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप से कैलकुलेट किया जाता है और रिलेटिव आइसोटोपिक masses ऑफ आइसोटोप्स के क्या। अब इसमें ना फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला स्टूडेंट इसका यूं है, जो फ्रैक्शन एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास हम क्या करते हैं, जितने भी तरह के, देखो यहाँ पर आइसोटोप्स अगर किसी के 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं स्टूडेंट्स है, आपने क्या करना है, आपने रिलेटिव अबंडेंस को रिलेटिव आइसोटोपिक मास से मल्टीप्लाई करना है। और अगर एक है तो ये आ जाएगा, 2 आइसोटोप है तो उनका भी इसी तरह रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई करके ना समेशन करते जाएंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल में ना आपके पास एक नियोन का सैंपल है, नियोन सैंपल। अब ये जो नियोन सैंपल ले लेते हो, लेट्स से कि नियोन का आपने एक सैंपल लिया, आपने इसके 100 एटम लिए, जैसे पहले आपको कार्बन की एग्जांपल दी ना, 100 एटम ले लिए आपने, 100 एटम। आप इसको स्टडी करो, आप स्टडी करो तो आपको इसके अंदर 3 तरह के नियोन के एटम नजर आएंगे। एक तो नियोन 20 मिलेगा, नियोन 21 मिलेगा और नियोन 22 मिले, ये 3 तरह के। ये कितने परसेंट होगा, इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 90.92% होगा ये। और ये कितना होगा, ये परसेंटेज में, और ये होगा 0.26% या 0.257, उसको राउंड ऑफ किया होगा। और ये कितना होगा, 8.82%। ये इस तरह से इसकी परसेंटेज आ गई। अब ये परसेंटेज हम इनके ना रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, सम करते जाते हैं। जैसे ये देखो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन निकालोगे ना तो कैसे निकलेगा भला? अगर देखो ये हमारे पास रिलेटिव आइसोटोपिक मास हो रहा है, 90.92 मल्टीप्लाई 20, और समेशन का मतलब है प्लस लगा दो, और आगे क्या है, 0.26 मल्टीप्लाई 21 प्लस आगे 8.82 मल्टीप्लाई 22, सबको डिवाइड कर दो 100 पे। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 20.18 AMU। ऑलमोस्ट ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये 2 है, 2 का ना 3 आइसोटोप्स वाले का ये हम रिलेटिव एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। तो कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास सेम होता है, आपको पहले बताया था, तो इनमें फर्क नहीं है इतना ज्यादा। अच्छा, अब ट्रिक है ना, अगर आपके पास कोई 2 आइसोटोप, सिर्फ ये 2 डाई आइसोटोपिक एलिमेंट के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ओनली फॉर डाई आइसोटोपिक एलिमेंट। आइसोटोपिक 3 का है ना हमारे पास, ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट या टेट्रा, उसके लिए तो यही फॉर्मूला लगे। अगर डाई आइसोटोपिक एलिमेंट, उसके लिए देखो क्या होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU विद आइसोटोप्स
chlorine 35 and chlorine 37. What is the relative abundance of lighter isotope? एक लाइटर आइसोटोप, इसमें कौन है लाइटर? क्लोरीन 35 लाइटर है। अच्छा, इसके लिए ना आपको मैं बताऊं, अगर आपने एवरेज इसका फाइंड करना ना, रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी है, आपने अगर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप फाइंड करनी है, लाइटर आइसोटोप, तो वो कैसे फाइंड करोगे? उसका ट्रिक बता रहा हूं स्टूडेंट। वैसे तो आप एक काम करोगे ना, एक को आप अगर एक की रिलेटिव अबंडेंस अगर एक्स लेते हो तो दूसरे की 100 माइनस एक्स कैलकुलेट करने का तरीका आपने सीखा हुआ है, और 100 से डिवाइड करके ये देखो ना, यहाँ पर आप 35.5 AMU पुट करोगे, इधर आप एक की एक्स पुट करोगे, एक की एक्स लेट कर लोगे, और उसको आप 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे की 100 माइनस एक्स, और उसको 37 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, वो कैलकुलेट करने का तरीका है। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक एक यूज कर सकते हो डाई आइसोटोपिक के लिए। कैसे बना? इस तरह से आपने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आपने फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आप ना लाइटर का फाइंड करना चाहते हो तो विद रिस्पेक्ट टू हैवियर, विद रिस्पेक्ट टू हैवियर, आप हैवियर के अकॉर्डिंग आप निकाल लो। और डिवाइड किसको किसे करोगे? डिवाइड करोगे आप स्टूडेंट, इसमें आपने डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ बोथ आइसोटोप्स, डिफरेंस ऑफ बोथ दोनों आइसोटोप्स का डिफरेंस। अच्छा, अब मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 से, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो जैसे अभी ये है ना, यहाँ पर ये एक तो 35 क्लोरीन 35.5 है, एक तो ये आ गया, फिर क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। ठीक है, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है भला? मैथ्स का डिफरेंस बिटवीन बोथ क्या आ रहा है? वो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, देखिएगा, ये आ जाएगा जी 37 और 35 का 2 आ गया डिफरेंस। अब विद रिस्पेक्ट टू हैवियर आपने इसका डिफरेंस निकालना है हैवियर के मुताबिक। देखो 35.5, ये 37 में से 35.5 माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1.5 का, तो ये आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब ये देखो इसकी अब परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकलेगी परसेंटेज? ये ना, ये इधर से एक पॉइंट खत्म करो, ये आ गया 10, ये इससे कैंसिल। अब ये बन जाएगा 7.5, 15 का हाफ जो होता है वो 7.5, मल्टीप्लाई किससे करोगे? ये 10 बचा, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 75%, 75%। ये ट्रिक है, आपको इस तरह ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देता है ना आपको, 25% ऑप्शन दे दिया, बीटा ऑप्शन है जी 75%, चार्ली ऑप्शन है 80%, और डेल्टा ऑप्शन है लेट से 20%। तो आपको कहता है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप्स क्या होगी, तो आप बताओगे 75। इसी तरह हैवियर की पूछता, तो हैवियर के साथ अगर जब लेना तो फ्रैक्शनल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइटर लेना है, तो लाइटर के साथ इसका क्या निकल रहा है? 35.5 में से 35 निकालो तो 0.5, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर 0.5 आएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से नीचे दोनों का डिफरेंस वैसे ही वो इस तरह। बच्चों, ये हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना बोरोन है, बोरोन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोरोन, इसका एवरेज एटॉमिक मास है जी 10.80, और इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक है जी बोरोन 10 और एक है बोरोन 11। कैलकुलेट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरोन 11 या बोरोन 10, करो कैलकुलेट। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी है तो आप अगर चाहते हैं कि और एमडी कैट की वीडियोस आएँ तो आप क्या करें, आप इसको शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।